हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय कर्मक्षवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरी कहानी के अब तक आप 3 भाग सुन चुके हैं और आज उसी कहानी का मैं चौथा भाग लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। उस वाक़या को गुजरे हुए कई दिन बीत चुके थे। अब जिम के घाव काफ़ी हद तक ठीक हो चुके थे। सिर्फ कुछ निशान बचे थे उसके शरीर पर। वो अपनी कहानी भी लगभग तैयार कर चुका था। बस उस कहानी का अंत उसे नहीं सूझ रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि कहानी के आखिर में वो ऐसा क्या डाले जिससे जनता बिल्कुल रोमांचित हो जाए और देखकर बहुत चक्की रह जाए। वो हमेशा अपनी कहानियों को कुछ अलग और कुछ अनोखा बनाने का सपना रखता था। वो अपनी हर कहानी ऐसे ही लिखता था कि लोग उसे देखकर बस देखते ही रह जाएं। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद जब उसकी कहानी लगभग तैयार हो गई, तो उसने सोचा कि वो थॉमस के घर जाकर एक बार उसे उसकी कहानी सुनाए। वो जानना चाहता था कि थॉमस को उसकी कहानी कैसी लगी, और यही सोचकर उसने अपना सारा सामान एक छोटे से बैग में डाला और थॉमस के घर की तरफ चल पड़ा। इतने वक्त में उसने गांव के काफ़ी सारे लोगों के साथ जान पहचान बना ली थी और लोग अब उसे पसंद करने लगे थे। वो लोगों को कहानियाँ सुनाता था। अक्सर रात के वक्त जब लोग आग जलाकर एक साथ इकट्ठे होकर बैठे होते थे, तब वो उन सभी को उसकी लिखी हुई कहानियाँ सुनाता था। शहर की कई सारी बातें बताता था जो जानकर सभी लोग अचंभित रह जाते थे। कुछ देर तक पैदल चलने के बाद वो आखिर थॉमस के घर पहुंच ही गया। थॉमस के घर के सामने बहुत सारी झाड़ियाँ उगाई थी। ऐसा लग रहा था कि थॉमस बहुत दिन से घर की साफ सफाई और रखरखाव पर ध्यान ना दे रहा हो। मौसम खराब होने की वजह से उसके आसपास कीचड़ जमा हो गया था। किसी तरह बचते बचाते जिम थॉमस के घर के दरवाजे पर पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया, पर दरवाज़ा खुला हुआ था। जिम ने दरवाजे को धक्का दिया और घर के अंदर दाखिल हुआ और उसने थॉमस को आवाज़ देनी शुरू की। थॉमस, थॉमस। ओह, कौन? मैं जिम हूँ। तुम कैसे हो? घर का दरवाज़ा खुला पड़ा है और घर के आसपास मेरा मतलब, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। थॉमस, तुम सच में ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम बैठो। थॉमस उसकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ था। वो फायर प्लेस के पास बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ कुछ कागज़ बिखरे हुए थे। उसकी अलमारी में रखी हुई किताबें भी ज़मीन पर बिखरी हुई थी और उसके टेबल पे करीने से रखे हुए वो सभी साजो सामान भी ज़मीन पर बिखरे हुए थे। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई भूचाल आ गया हो। जिम ने आगे बढ़कर थॉमस के कंधे पर हाथ रख के उससे पूछा, थॉमस, मुझे सच बताओ, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, अगर तुम नहीं आते तो मैं खुद तुमसे मिलने आने वाला था। तुम रो रहे हो? नहीं नहीं, मैं रो नहीं रहा, मैं ठीक हूँ। बताओ, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ भी नहीं, मुझे बताओ। अगर अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो तो मुझे बताओ। अगर कोई भी बात है, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं दिखने में लापरवाह और बेवकूफ़ दिखता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं हूँ थॉमस। अगर मैं अगर मैं इतना लापरवाह ना रहूँ तो ज़िंदगी इतनी उलझी हुई है कि उसकी उलझन एक दिन मुझे ही ख़त्म कर देगी। मुझे बताओ, आखिर क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ है जिम, मैं ठीक हूँ। बस कुछ बातें थी। अगर तुम आज यहाँ नहीं आते तो मैं खुद आ जाता तुम्हारे पास। मुझे तुमसे बात करनी थी। एक अच्छा दोस्त मानता हूँ मैं तुम्हें, इसलिए मुझे तुमसे कुछ बातें शेयर करनी थी जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो? हाँ, मेरे पास वक्त ही वक्त है। वैसे भी मैं यहाँ खाली ही हूँ। और तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, हम आराम से बात करते हैं। चलो ऊपर बैठो।
ओह! ये क्या है? ये तो तुम्हारी डायरी लगती है, हाँ? पर ये लिखावट तुम्हारी नहीं लगती। जिम ने वहीं ज़मीन पर उसके कागज़ों के बीच फैली हुई एक डायरी उठाई, जो कि उसकी पर्सनल डायरी लग रही थी और दिखने में कुछ पुरानी भी दिख रही थी। ये जेसिका की डायरी है। जेसिका? हाँ, आज से 3 साल पहले जब मैं इस गांव में आया था, जेसिका और मैं, हम दोनों ही इस गांव में अपनी प्रैक्टिस के लिए आए थे। हमने साइकोलॉजी की पढ़ाई की थी। लोग इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देते इस वक्त। उनके नज़र में हर चीज़ भूत प्रेत टूना टूट का बस यही सब कुछ है। जबकि जब आप इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं तो आपको हर चीज़ का एक कारण, एक वजह नज़र आने लगती है और इस तरह आपका दुनिया के लिए नज़रिया ही बदल जाता है। हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल था। बचपन से हम भूतों की कहानियाँ सुनते आए थे, पर जब हमने पढ़ाई की और कई सारी चीज़ें इंसानी दिमाग के बारे में जानी, तब हमारा भी नज़रिया बदल गया। हमारी पढ़ाई पूरी होने के बाद हमने इस गांव में आने के बारे में सोचा। इस गांव में ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं थे और इस लिहाज से हमें लगा कि यहाँ अपना क्लिनिक खोलना ठीक रहेगा। और हम यहाँ आने के बाद यहाँ इस जगह, इस घर में ही रहने लगे। लोग हमसे इलाज करवाने भी आते थे। यहाँ आने के कुछ दिनों बाद ही हमें यहाँ के उस शैतान के बारे में पता चला। वो शैतान जो मर चुका है। तुम्हारा मतलब है वही शैतान जो रात के वक्त यहाँ आता है? हाँ, वही शैतान। वो शैतान उस वक्त भी यहाँ था और हर पूनम की रात वो इसी तरह तबाही मचाता था। हम सभी लोगों को जानते थे कि वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो एक शैतान है। पर हम भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे, जैसे कि तुम इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वो सच में कोई शैतान है। हमें भी इस बात पर विश्वास नहीं था और इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम उसे अपनी आँखों से देखेंगे और कोशिश करेंगे उसका इलाज करने की। हमें पूरा यकीन था कि वो किसी तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी से जूझता हुआ एक बीमार इंसान है जिसे मदद की ज़रूरत है। लोग उससे नफ़रत करते हैं। हमें सच्चाई का कोई अंदाज़ा नहीं था। जेसिका और मैंने सारे गांव से पूछताछ की, लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर वो कौन इंसान है जो रात के वक्त इस कदर बौखला जाता है। किसी को भी नहीं पता था, कोई भी नहीं जानता था कि वो कौन है। उन लोगों ने हमसे कहा कि अगर हम जानते होते तो हम खुद ही उसे ख़त्म कर देते। उनमें से किसी ने भी हमें उसके बारे में नहीं बताया, कोई साफ जवाब नहीं मिला। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि रात के वक्त, अगली पूनम की रात जब वो हमें नज़र आएगा तो हम खुद जाकर उसे देखेंगे और उसके ब्लड सैंपल्स लेने की कोशिश करेंगे। और हमने ऐसा ही किया। वो हमारे सामने था, पर उस दिन उसे अपने सामने देखकर मेरी सांसें ही रुक गई थी बिल्कुल। वो ऐसा खौफनाक जीव था जैसा मैंने कभी नहीं देखा था। वो सीधे मेरी तरफ बढ़ रहा था। जेसिका उसे गांव के दूसरे हिस्से में ढूंढ रही थी। वो मेरे सामने था। उसने मुझ पर हमला किया और मुझे बुरी तरह घायल कर दिया। पर इसी दरमियान मैं उसके ब्लड का सैंपल ले पाया। मैं उस वक्त ना उससे कुछ पूछने के हाल में था, ना ही खुद को संभालने के हालात में था। उसने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया था। मैं चल भी नहीं पा रहा था। आखिरकार जेसिका ने मुझे ढूंढ लिया और वो मुझे वापस घर ले गई। उसने मेरी देखभाल की और मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद हमने फिर से उसी तरह काम करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा सब कुछ ठीक हो गया और ज़िंदगी की गाड़ी वापस पटरी पर आ गई, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चीज़ें बहुत गहराई से बदल चुकी थी जिसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं बस एक सपने में जी रहा था। और जैसे ही वो पूनम की रात आई, तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है जो
जो नहीं होना चाहिए था। कुछ ऐसा बदल गया है मुझ में जो नहीं बदलना चाहिए था। मैं अपने हालातों को समझने की कोशिश कर रहा था। हम उस बीमारी से लड़ने का एंटीडोट बना रहे थे। हमने जो ब्लड सैंपल्स इकट्ठे किए थे, हमारी थीसिस हम दोनों मिलकर लिख रहे थे। हर चीज़ धीरे धीरे करके हमें समझ आ रही थी। और फिर जब अगली पूनम की रात आई, उस रात मुझे नहीं पता था कि मैं कब घर से बाहर निकल गया। मुझे कुछ भी याद नहीं था। उस रात गांव में कितनी तबाही हुई, कितने लोग मरे और कितने लोग जिंदा बचे, इस बात का मुझे कोई एहसास नहीं था। बस इतना जानता था कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं एक इंसान की जगह हैवान बन चुका हूँ। उस रात वो सब कुछ ख़त्म होने के बाद अगली सुबह जब मेरी आँखें खुली तो मैंने खुद को गांव की उस नदी के पास पाया। नदी के किनारे नदी के पानी की लहरें मुझे छू रही थी और उसी वजह से मेरी आँख खुली। मैंने खुद को देखा। मुझे चोटें लगी हुई थी। मेरे हाथ पैर और चेहरे पर खून लगा हुआ था। मैं अपने हालातों को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है मेरे साथ। मैं भागता हुआ, जितनी ताकत से हो सकता था उतनी तेज़ भागता हुआ मैं घर की तरफ गया। और घर जाने के बाद मैंने हर तरफ देखा। मैंने जैसिका को ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मैं उसे पूरे दिन पागलों की तरह जंगल में, गांव में हर जगह ढूंढता रहा। लोगों से उसके बारे में पूछा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे ढूंढते ढूंढते बहुत वक्त हो गया। मैं घर वापस आने लग गया। जंगल के रास्ते से होते हुए जब मैं घर वापस आ रहा था तभी अचानक मेरी नज़र झाड़ियों के एक ढेर पर पड़ी। वहाँ पर कुछ तो था और जब मैंने वहाँ जाकर देखा वो जैसिका थी। उसे बुरी तरह चोट लगी थी और वो बहुत बुरी हालत में थी। मैं कुछ नहीं कर पाया। उसकी सिर्फ आंखें झपक रही थी। ना ही वो कुछ कह पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी। वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। उसके शरीर से बहुत खून बह चुका था। मैंने उसे घर ले जाने की कोशिश की पर उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। जानते हो, उस दिन के बाद से मैं एक पल भी चैन से नहीं सो पाया। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे जैसिका का चेहरा नज़र आता है और फिर नज़र आता है अपना वो खूंखार भद्दा चेहरा, वो भयानक रूप जिससे मैं बहुत डरता हूँ। तुम नहीं जानते कि यह एहसास कैसा होता है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं और एक अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहता। मैं और किसी की मौत का जिम्मेवार नहीं बनना चाहता। प्लीज़ थॉमस, से ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ठीक हो जाओगे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सीरियस इसलिए रहते हो। सब ठीक हो जाएगा थॉमस। तुम मेरे साथ वापस चलोगे। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं कहीं जाने लायक नहीं हूँ जब तक ये सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता। और अपना एक अच्छा दोस्त समझते हुए मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया था। थॉमस, मुझे बताओ, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ मैं? जिम, प्लीज़ मुझसे वादा करो कि तुम इस काम के लिए मना नहीं करोगे। ऐसा कौन सा काम है? प्लीज़।
प्रॉमिस करो। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। बताओ क्या काम है। थॉमस प्लीज़ बताओ मुझे। जिम, मैंने और जेसिका ने मिलकर इस चीज़ पर बहुत काम किया था और आखिरकार मैंने इस बीमारी का, इस शाप का एक एंटीडोट तैयार कर लिया है। मैं इस एंटीडोट का इस्तेमाल मुझ पर ही करने जा रहा हूँ। अगर अगर ये काम कर जाता है तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, और अगर ये काम नहीं करता है तो मेरे दोस्त, तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काम? ये गन लो। गन? किस लिए? इसमें सिल्वर बुलेट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इनका इस्तेमाल करो। आज से 3 दिन बाद फिर वही पूनम की रात आएगी। उस रोज़ अगर मैं तुम्हें नज़र आऊँ तो प्लीज़ 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 इन बुलेट्स का इस्तेमाल करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने वादे से नहीं मुकरोगे दोस्त। मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। ये मेरा आखिरी मौका है, वरना मुझे दोबारा इन चीज़ों से मुक्त होने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो। जानते हो, ये शाप यही कहता है जब तक कोई ऐसा जिससे तुम्हें लगाव हो और जो तुमसे लगाव रखता हो वो तुम्हें सिल्वर बुलेट से मारेगा, तभी इस शाप का अंत हो सकेगा। वरना ये शाप सदियों तक ऐसे ही चलता रहेगा। जिम, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ और तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करना। अपने वादे से मुकर मत जाना प्लीज़। जिम, प्लीज़ हेल्प मी। थॉमस, तुम मुझसे एक ऐसा काम करवाना चाह रहे हो जिसके लिए मैं कभी हाँ नहीं कह सकता। मैं ये काम कभी नहीं कर सकता थॉमस। मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता। तुम्हारा वो एंटीडोट ज़रूर काम करेगा थॉमस। I really believe that it will work. I don't know जिम, मुझे नहीं पता ये कैसे काम करेगा, पर प्लीज़ अगर इसने काम नहीं किया तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। प्लीज़, विल यू? थॉमस प्लीज़ मेरे दोस्त, ऐसा मत कहो। मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। जिम प्लीज़। जिम ने थॉमस की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और तेज़ कदमों से उसके घर के बाहर निकल गया। थॉमस की दी हुई गन अभी भी उसके हाथ में ही थी। वो अपने एक घर वापस आ गया और पूरे दिन इस वाक़ये के बारे में सोचता रहा। वो गंभीर इंसान जिसे देखकर वो उसकी खिल्ली उड़ाया करता था और उसका मजाक बनाया करता था कि वो आखिर इतना गंभीर और इतना शांत क्यों रहता है हर वक्त। उसकी कहानी सुनकर उसका दिल जैसे बैठ सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। थॉमस उससे एक ऐसी बात के लिए मदद मांग रहा था जो कोई भी दोस्त अपने दोस्त के लिए करना नहीं चाहेगा। वक्त बीतता गया और आखिरकार वो मनहूस पूनम की रात आ गई। एक बार फिर गांव में अफरा तफरी फैली हुई थी। हर तरफ लोगों का रोना और चिल्लाना शुरू हो चुका था। मौत हर तरफ मंडरा रही थी और इस बार ये सब कुछ और भयानक हो गया था। थॉमस ने अपना एंटीडोट इस्तेमाल किया, पर उसके एंटीडोट ने काम नहीं किया, बल्कि हालात को और बिगाड़ दिया और बदतर बना दिया। थॉमस अब पहले से भी ज़्यादा हिंसक हो चुका था। वो हर चीज़ जो उसके सामने आती थी वो उसे तोड़ फोड़ देता था। हर इंसान जो उसके सामने आता था वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देता था और इस बेरहमी से मारता था कि उसे देखकर शैतान भी दहल जाए। वो पूरे जंगल में जोर से चीखता हुआ घूम रहा था। वो खुद भी बेचैनी महसूस कर रहा था। वो पूरे जंगल और पूरे गांव में घूम रहा था। इस बार वो जंगल को पार करके गांव की बस्ती में पहुंच गया था और गांव में बुरी तरह तबाही मचा रहा था।
जिम ये सभी कुछ अपने कानों से सुन रहा था। लोगों की चीखने की आवाज़ें और रोने चिल्लाने का वो शोर उसके पास तक आ रहा था, और उसके कान में बार बार गूंज रहे थे उसके दोस्त के वो शब्द जो उसने अपने दोस्त को भर्राए गले से कहे थे। उसे बार बार उसे दिया हुआ वो वादा याद आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो इसी ऊहापोह में लगा हुआ था। अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था इस गांव में रुकने के लिए। उसे अगले ही हफ्ते यहाँ से वापस जाना था। उसने अपनी कहानी भी लगभग तैयार कर ली थी, जिसका अंत लिखा जाना अभी भी बाकी था। आखिर कुछ देर तक यूं ही बैठे रहने के बाद जिम घर से बाहर आया और उसने अपने हाथ में वो गन ले ली जो उसे थॉमस ने दी थी। जिम धीरे धीरे चलता हुआ गांव की तरफ गया। इस वक्त वो भी एक अजीब बेचैनी सी महसूस कर रहा था। हर तरफ लोगों का रोना चिल्लाना और उसका शोर कुछ इस तरह से फैला हुआ था कि मन अपने आप घबराहट और दर्द से दहल जा रहा था। कुछ आगे पहुंचते ही जिम बस्ती के इलाके में आ गया। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होता है मेरी कहानी का चौथा भाग। मैं जल्दी ही इस कहानी का 5वां और आखिरी भाग आपके लिए लेकर आऊँगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी उन पर कहानियाँ बनाने की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।